नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और अभय दुबे सर भारत वापस आ चुके हैं। और सर आप जब आ गए हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ अप्रत्याशित घट रहा है हमारे देश में। और जब से वो जेनजी का आंदोलन शुरू हुआ है, ये सरकार हर बार जो हेडलाइन मैनेजमेंट करके निकल जाती थी, शायद इस बार वो नहीं निकल पा रही है। राहुल गांधी ने चारों तरफ से घेर रखा है अमित शाह। उनके पास दो विकल्प दिए हैं कि या तो आप कल्पेबल हैं या आप इनकॉम्पिटेंट हैं। और सर पूरा ये मानसून सत्र इसमें धुल गया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री सदन में आए, खास करके अमित शाह, और जवाब दें कि दिल्ली में इतनी बर्बरता कैसे हुई। उधर सर एक झारखंड में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसमें कल जो है वो थोड़ा मोड़ा कुछ एक लाठीचार्ज और आंसू गैस टाइप का चला। उसमें कोई बर्बरता नहीं था, मैंने फुटेजेस देखी थी। काफी उसमें बीजेपी और एबीवीपी भी लगा हुआ था, लेकिन कुछ कहीं कहीं लाठी वाठी चली। और उसको भाजपा ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि मालूम नहीं, पता नहीं क्या हो गया। और कल से ऐसा लगा कि शायद अब एक मौका मिल गया अमित शाह को दोनों आंदोलनों को बराबरी करने की। देखिए वहां भी ऐसे ही मारा आप लोगों ने, और आपके वहां पे कोलिशन की सरकार है। और पेपर में भी आ गया कि नहीं, अमित शाह आज बोलेंगे। और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह जी सदन में आएंगे, लेकिन फुस हो गया मामला, वो आए ही नहीं सदन में। एक तो छोटे मोटे बिल थे केरल का नाम वाम बदलने का, वो हो करके और कल तक के लिए अर्जन हो गई है। ये सर ये मखौल क्यों उड़वा रहे हैं अपना कि सदन से भाग जाना, ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं, आना तो पड़ेगा अमित शाह को सदन में। ये इतना डर क्या है, किस बात का है कि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानेश जी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं ये लोग, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। इन्हें वो भाषा नहीं मिल रही है जिसके जरिए ये इस दुविधा से निकल सके। दुविधा भी नहीं, मतलब ये इस एक तरह की गहरी निराशा का भाव है इनमें। जितने भी हथकंडे आज तक इन्होंने राजनीति करने के लिए सीखे थे, वो सारे हथकंडे जो है अचानक इनके नाकाम हो गए हैं। सारी तलवारें, सारे खंजर जो हैं वो बोतरे हो गए हैं। ये स्थिति इनकी बन गई है। अच्छा, एक बार की मुझे भी लगता है, इस तरह आप सोच रहे हैं, मैं भी इस तरह सोच रहा हूं कि भाई आखिरकार अमित शाह आ सकते हैं वहां पर और जो कुछ हुआ उसके प्रति खेद व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमसे आकलन में गलती हुई। क्यों नहीं कह सकते? ये भाई इसमें दिक्कत क्या है? ये कह के हमसे आकलन में गलती हुई और हम जो जैसा समझ रहे थे मामला वैसा नहीं था, हमने कोशिश की हम नौजवानों के साथ संवाद स्थापित कर सकें। हम काकरोच जनता पार्टी वालों के साथ संवाद स्थापित कर भी रहे थे, हमारे मंत्री भी मिल रहे थे, ये सब हो भी रहा था। लेकिन हालात हमारे हाथ से निकल गए और जो कुछ हुआ उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग होंगे हम उनकी जांच करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। विपक्ष ज्यादातर ये कहता है कि आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। तो वो कहते हैं हाँ, हम खेद व्यक्त कर तो रहे हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन आप अगर कहते हैं कि भाई इसका हल इस्तीफा है, तो हम ये नहीं मानते इसका हल इस्तीफा है। ये बात तो कही जा सकती है और ये बात कहना अपने आप में कोई बहुत नाजायज बात नहीं होगी। ये भी कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए मुझे क्या लगता है कि इनके भीतर कुछ चल रहा है। पहले मैं ये मानता था कि इनके भीतर ये लोग आपस में बैठकर एक तरह की योजना बना रहे हैं कि कोई बड़ी धमाकेदार चीज लेके आए। मैंने कहा भी था आपके कार्यक्रम में, धमाकेदार चीज लेके आए, लेकिन वो भी नहीं निकला, क्योंकि धमाकेदार चीज के नाम पे इनके पास परसीमन ही है। धमाकेदार चीज के नाम पे इनके पास परसीमन है, वो भी कोई खास धमाकेदार नहीं है। उसका धमाका जो भी होगा वो भविष्य में होगा। बिल अभी पास होगा और पता नहीं पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। धमाका होगा भविष्य में, दूर भविष्य में धमाका होगा। अभी इस वक्त का जो माहौल है, इस वक्त जो राजनीतिक गर्मी है, उस गर्मी को तो वो अपदस्त नहीं कर सकता परसीमन का बिल। तो ये जो इनकी एक दुविधा है, बिल्कुल अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, बेइज्जती का भाव है, आत्मग्लानि का भाव है, ये क्या हो गया, हम क्यों नहीं इस काम को ठीक से कर पाए। मुझे लगता है ये तमाम बातें हैं और ये बातें इसलिए इनको ये पार नहीं पा रहे इससे, क्योंकि इनके भीतर एक संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष की कुछ आहटें हम लोगों को मिली भी हैं और हम लोगों ने उन आहटों को अपने अपने तरीके से व्यक्त भी किया है सोशल मीडिया पे। वो आहट तो निश्चित रूप से है नितिन गडकरी वाली, हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो नितिन गडकरी ने जो हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया, वो मुकदमा साफ बताता है वो दरअसल मोदी और कैबिनेट इन सब की अथॉरिटी को एक चुनौती है।
उसके जवाब में पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर एक प्रपंच ये खड़ा किया गया तुरंत कि गडकरी के परिवार की तरफ से काकरोच जनता पार्टी की फंडिंग की गई है और उसके लिए पोस्टिंग्स वगैरह शुरू हो गई, इधर उधर सब ये शुरू हो गया और ये इसकी बड़ी जांच हो रही है अंदर, ये बात कही गई। अच्छा, अगर केंद्रीय मंत्रालय का इतना बड़ा जिम्मेदार साथी, उसके परिवार की तरफ से एक सरकार विरोधी आंदोलन की फंडिंग हो रही है, तब तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। न केवल मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए बल्कि उसे पार्टी में बिल्कुल किनारे ढकेल देना चाहिए, कोने में, बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जानते, अगर ये बात सही है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा है। फिर ये खबर उड़ाई गई, एक और खबर उड़ाई गई कि संघ ने गडकरी से हाथ धो लिया है और कह दिया कि भाई आप अपना देखो, हम अब आपकी मदद नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है अगर संघ ऐसा करता तो अभी तक गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता और उनके खिलाफ एक प्रचार मुहिम भी खुल के शुरू हो जाती, अभी दबी जुबान से की जा रही है, खुल के शुरू हो जाती। तो कई मामले इनमें फंसे, कई मामले बहुत बुरी तरीके से इनमें फंसे हुए। जी जी। सर, जो मैं समझ पाया हुआ वो हुआ क्या सर कि इतने सालों में शायद इन लोगों की जो प्लानिंग थी कि वो एक धर्म की, और ये जो व्हाट्सएप पे जो नफरत का जहर भेजते हैं, सब इन लोगों को लगता था शायद यही हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में रहेगा, इसी अफीम के नशे में लोग रहेंगे और हम लोग ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे और जो बाकी छोटे मोटे हथकंडे, SIR वगैरह और जो भी करते हैं ये करके रहेंगे। अचानक से सर ये जेंजी वाला आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो आप बिल्कुल एक रॉक सॉलिड आप एक इमेज बनाए हुए थे, नहीं यहाँ तो इस्तीफे ही नहीं होते, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा। सबसे बड़ी इनके लिए जिल्लत की बात तो यही हो गई, अभी तक उससे नहीं बाहर आ पा रहे हैं। अब अमित शाह को वो कल्पेबल या इनकेपेबल बता दे रहे हैं, अमित शाह मस्ट गो कह रहे हैं, वो शायद अभी तक ये नहीं प्लान कर पा रहे हैं कि इससे बाहर कैसे आए, और उसके सर जवाब में क्या कर रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं और अपना मखौल उड़वा रहे हैं। आज सोचिए कि आप सत्ताधारी दल के सीनियर MPs लेकर प्लकार्ड लेकर के वहां सदन निकले कि राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी सदन में आओ। ये ड्रामा है सर। ये राहुल गांधी तो रोज सदन में आ रहे हैं, राहुल गांधी तो अर्जेंट करवा रहे हैं, राहुल गांधी प्लानिंग सारी वहां पे कर रहे हैं कि अमित शाह को कैसे बुलाया जाए, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दो। किस बात का जवाब मांग रहे हैं आप? वो झारखंड में JMM की सरकार है, वो सिर्फ वहां पे सहयोगी दल है उनके, और वो भी छोटा पार्टनर है। आप क्या ड्रामा कर रहे हैं ये? लेकिन सर जो बात मुझे करनी है वो करनी है, जो ये जेंजी का आंदोलन जो शुरू हुआ वो सर CJP ने शुरू किया, कांग्रेस जनता पार्टी ने, और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद वो आम आदमी पार्टी ने उसे काफी पीछे से सहयोग किया था, रहा कि वीडियो कॉल भी किए थे कई बार, जो है दीपके को सारा आंदोलन कैसे चलाया जाए वो उसकी ट्रेनिंग भी दिया था उन्होंने। आपको लगता है सर कि वो कहीं फिर साल पीछे छूट गया और राहुल गांधी उसको लीड ले रहे हैं कि अब जैसे उन्होंने इलाहाबाद में जो किया उसके बाद शायद वो उसका लीड उनको नेतृत्व मिल गया है, वो जो वहां पे महाराष्ट्र वगैरह के जो बच्चे थे उनको भी बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और CJP कहीं पीछे छूटती जा रही है? देखिए, जनरेशन जेन जी के मानस को जितना मैं पढ़ पाया हूं, मैं ये नहीं दावा करता कि मैंने पूरी तरीके से उसको डिकोड कर लिया है, जितना मैं पढ़ पाया हूं, जेन जी अभी तक किसी को अपना नेता नहीं मानती है। दीपके की हस्ती जो है, जो व्यक्तित्व उनका निकला है, वो एक तरह से, इसको अंग्रेजी में फैसिलिटेटर कहते हैं, मतलब जो है वो उनकी स्थिति वो है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना नेता माना, इस तरह नरेंद्र मोदी को नेता माना जाता है या इंदिरा गांधी को नेता माना जाता था या राहुल गांधी को नेता माना जाता है, उस तरह की स्थिति नहीं है। दीपके की शख्सियत एक है जिसने जेन जी के आंदोलन को एक रूप प्रदान किया, अच्छा, वो किसी के साथ नहीं है। झारखंड में जो आंदोलन हुआ है, वहां का जो जेन जी है वो दिल्ली में जो इकट्ठे हुए जेन जी से थोड़ा भिन्न किस्म का जेन जी है। वो सोशल मीडिया में इतना पारंगत नहीं है झारखंड का जेन जी जितना दिल्ली का जेन जी जो है वो सोशल मीडिया में पारंगत था। इसके बावजूद ये दोनों आंदोलन है एक ही पीढ़ी के, और तेवर भी दोनों के एक ही से हैं, तेवर भी दोनों के ऐसे एक ही से हैं। भारतीय राजनीति की विशेषता है कि वहां पर विद्यार्थी परिषद भी उनके साथ आंदोलन कर रही है। यहाँ विद्यार्थी परिषद बिल्कुल सीन से गायब भी थी, वो आना भी नहीं चाहती थी सीन पे, यहाँ तक कि उसको अतुल लिमई ने ललकारा भी
कि तुमने क्यों नहीं इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया, तुम कहाँ बाहर रहे, ये आंदोलन तो तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात भी की गई। तो जेनजी का जगह जगह आंदोलन होगा, और जरूरी नहीं कि सब आंदोलन एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो, वो थोड़े अलग अलग किस्म के आंदोलन होंगे, और उसमें एक जो भी सत्ता हो, चाहे वो भाजपा की सत्ता हो या भाजपा विरोधी पार्टियों की सत्ता हो, कोई भी हो, उस सत्ता को चुनौती देने की उसके अंदर क्षमता होगी। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में अगर कोई एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा जेनजी के मन में हमदर्दी पैदा करता है अपने प्रति, उसका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि जेनजी के लोग जानते हैं, जेनजी जानती है कि राहुल गांधी ही हैं जो कि राष्ट्रीय मंच पर जेनजी की बात को बुलंद कर सकते हैं। और पिछले 2-3 साल में राहुल गांधी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे उनकी बात पर लोगों को अविश्वास हो। जेनजी ही नहीं, अन्य पीढ़ी के अन्य लोगों को भी अविश्वास हो। लोग कांग्रेस पर अविश्वास कर सकते हैं, कांग्रेस के पुराने नेताओं पर अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की शख्सियत इस तरह की कुछ बन गई है जिससे लोगों को, जो कहता है कि बंदा ठीक कह रहा है, तो जब वो राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं हाँ बंदा ठीक कह रहा है। लोग ये तो कह सकते हैं कि भाई अभी राहुल गांधी मोदी को नहीं हरा पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये तमाम बातें कह सकते हैं, बहुत सारे किंतु परंतु लगा सकते हैं, लेकिन अविश्वास नहीं है उन्हें राहुल गांधी के ऊपर। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि राहुल गांधी को जेनजी के सबसे ज्यादा नजदीक कर देती है। मोदी भी जेनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मोहन भागवत ने भी जेनजी बनने की कोशिश की या उनके साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें बहुत ही नकली और गढ़ी गई, जिस फिल्मों का सेट लगाया जाता है, फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, उस तरह की कोशिशें लग रही हैं। जबकि राहुल गांधी जेनजी वाले इस आंदोलन से काफी पहले से उन मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर ये जंतर मंतर का पूरा आंदोलन हुआ था। आप बताइए कौन उठा रहा था इन मुद्दों को? कोई नहीं उठा रहा था, केवल राहुल गांधी उठा रहे थे। और इस आंदोलन के स्थगित हो जाने के बावजूद कि उसकी मुख्य मांग मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद भी राहुल गांधी वही कर रहे। जब आंदोलन की जोर शोर चल रहा था तब उन्होंने देहरादून किया, आंदोलन जब स्थगित हो गया तब उन्होंने प्रयागराज किया उन्होंने। और जो लोग प्रयागराज के कार्यक्रम में गए, उन्होंने अपनी आंखों से उस कार्यक्रम को देखा, अपने कई मित्र वहां पे थे, उन्होंने अपनी आंखों से कार्यक्रम देखा, वो बहुत प्रभावित थे इस बात से। वो कह रहे थे क्या जबरदस्त उत्साहपूर्ण भीड़ थी और किस उत्सुकता के साथ में और एकाग्रता के साथ में उन्होंने राहुल गांधी को सुना। जी सर, ऐसा कहा जाता है ना कि सरकारें जो है वो शिक्षा पे बहुत इसलिए नहीं ध्यान देती है, खास करके बेसिक शिक्षा वगैरह पे, क्योंकि उसका जो लाभ मिलता है वो 30-35 साल बाद मिलता है, तो इसलिए शायद कोई भी सरकार इतना जोर नहीं देती है। राहुल गांधी कर रहे हैं तो कुछ उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन सर मैं जो आप पूछना चाहता हूँ वो मैं सर जो देख पा रहा हूँ, इसका जो इस आंदोलन का इफेक्ट हुआ है कि सरकार का क्या हुआ है, इस मोदी सरकार का, कि जो उनके बहुत सारे ग्रैंड प्लान थे वो पीछे अभी फिलहाल चले गए हैं। और उसका एक सबसे बड़ा है डिलिमिटेशन वाला। ये पूरा 100% था कि इसी मानसून सत्र में वो आना है, लेकिन अमित शाह ऐसे खदेड़े गए हैं कि वो अभी उनकी हिम्मत हो नहीं पा रही, और लगता नहीं कि अब 2 दिन बचे हैं इस मानसून सेशन में तो वो आएगा, क्योंकि अभी तो अमित शाह का ही आना बड़ी बात है। सारा जो सर दिक्कत है कि वो जो इन लोगों की प्लानिंग है वो इस मानसून सेशन में अगर नहीं कर पाते हैं और ये विंटर सेशन के लिए जाता है तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा पास होना, और अगर पास करा भी लिया किसी तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट फंस जाएगा, क्योंकि फरवरी 2027 में जनगणना का डेटा आना है, और इनकी प्लानिंग ये है कि इस डिलिमिटेशन को किया जाए 2011 की जनगणना के ऊपर। तो जो भी इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की है कि क्यों 50% सीट बढ़ाना चाहते हैं, वो शायद मकसद इनका न पूरा हो पाए, और तब ये लॉजिक होगा कि आप नए जनगणना से क्यों नहीं करना चाहते हैं। और ये सवाल उठेंगे कि आप फिर भाई अगर बाकी का कास्ट सेंसस भी आएगा उसमें भी कुछ कहा जाएगा, 50% का फॉर्मूला कहाँ से आया, कौन बता रहा है, क्यों 50% बढ़ना है, 40 क्यों नहीं, 60 क्यों नहीं, वो शायद अब इतना आसान नहीं होगा डिलिमिटेशन को आप पास करा पाना। भाई 50% का जो फार्मूला दिया गया था वो फार्मूला तो अमित शाह ने सदन में अपने भाषण के दौरान दिया था, या उसके पहले या बाद कभी कहा गया सरकार की तरफ से? नहीं कहा गया, मैंने तो नहीं सुना, मुझे याद नहीं पड़ता। आपको याद आ रहा हो तो मुझे आप मुझे बताइए कि इस वक्त भी किसी ने नहीं कहा। एक बार ये बात केवल कही गई है, वो अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कही है, बस। ना उसके बाद बीजेपी ने उसकी पुष्टि की, ना उसके पहले कहीं से हमें इस बात को शुरू होते हुए सुनाई पड़ी।
उसी उसी बात को फ्लोट किया गया और उसके जरिए जो दक्षिण की सरकारें थी, दक्षिण की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को गोलबंद करने और अपनी ओर खींचने के लिए उस बात को इस्तेमाल किया गया। डीएमके ने इसको पकड़ लिया। ध्रुव मुनेत्र कड़गम ने ये कहा है कि भाई आप इस चीज को लिख के दीजिए, और ये जो डबल आप सीटें करेंगे ये किस जनगणना के आंकड़े के आधार पर करेंगे? वो कहते हैं कि 1971 के आंकड़े के आधार पर कीजिए आप। ये 2011 कह रहे हैं। देखिए, सरकार के इरादे संदिग्ध हैं और ये सबके सामने स्पष्ट है। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू से अगर आप अकेले पूछें तो वो भी कहेंगे इस सरकार के इरादे संदिग्ध हैं। आप, मुझे नहीं पता उनका स्वास्थ्य सुखद कैसा है, नीतीश कुमार, अगर आप उनसे भी पूछें तो वो भी कहेंगे इस सरकार के इरादे संदिग्ध हैं। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। इनकी स्थिति यह है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने पिछले 2-3 साल में ईसाइयों के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करने के लिए काफी कवायद की, जो मुसलमानों के साथ दुरुस्त करने की उन्होंने कभी कवायद नहीं की। वो जगह जगह गए, ईसाइयों के उन्होंने धार्मिक, वो जो पादरी चोगे पहनते हैं वो चोगा तक उनको पहनाया गया, उस तरह की टोपी तक नरेंद्र मोदी को पहनाई गई। काफी उन्होंने उत्तर पूर्व के और दक्षिण भारत के ईसाइयों के साथ में काफी मेल मिलाप करने की कोशिश की। संदेश वंदेश भी दिए अपने क्रिसमस के मौके पे, जो कभी ईद और बकरीद के मौके पे नहीं देते वो। आज जब वो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन लेके आ रहे हैं तो ईसाई, जितना देश का ईसाई समुदाय है वो सब उसके विरोध में खड़ा हुआ है। वो कह रहा है आप ऐसा मत कीजिए। और तो ये आप एक तरफ तो आप ईसाइयों से ये संबंध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वही काम कर रहे हैं जो ईसाइयों को नागवार गुजरता है। तो ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कब क्या करने लगते हैं, ये लोगों को ठीक इसका लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। इसलिए इनके प्रति सब लोग शंकित रहते हैं। मैं तो कहता हूं जिस दिन इन लोगों के हाथ से सत्ता जाएगी, सत्ता की वजह से सब लोग इनकी तरफ देखते हैं और ये अपने चुन चुन के लोगों को देने या न देने का फैसला करते हैं। जिस दिन इनके हाथ सत्ता आएगी, ये देश में सबसे ज्यादा अकेली पड़ जाने वाली राजनीतिक शक्ति होगी। ये कोने में बैठे रहेंगे, कोई इनके पास नहीं जाएगा, कोई इन्हें छुएगा भी नहीं। ये स्थिति होगी। जी सर, एक और बात मुझे पूछनी थी। आपने देखा होगा सर, इसमें वंदे मातरम का बहुत जोर है, उस पर एक बिल भी लाया है, उसके अपमान पे क्या हो जाएगा और खड़े गाना होगा, 5 स्टैंजा गाने होंगे। सर, जब से क्या हुआ कि राम मंदिर का ये चंदा चोरी और ये चढ़ावा चोरी वाला मसला आया, तो भाजपा का वो जो धर्म का वो था ना, वो गुब्बारा वो फूट गया है। क्योंकि धर्म के जैसे ही आप ज्ञान देंगे कि हिंदू हिंदू हिंदू, तो अब तुरंत ही आदमी कहता है भैया तुम ही हिंदू वाला चंदा चोरी कर रहे हो, सारा चढ़ावा तुम चोरी कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि ये जो वंदे मातरम का इतना सा हो गया है कि भाई अब 15 अगस्त को भी सुनते हैं, लाल किले पे भी गाया जाएगा, वो अभी तक नहीं होता था। नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद का वो है, वो थोड़ा और उभार मारेगा कि नहीं, अब धर्म के नाम पे वोट नहीं मिला तो नेशनलिज्म के नाम पे वोट मांगा जाए। सारी तैयारी इस बात की है वंदे मातरम को लेकर के। भाई देखिए, ये सब बातों से होता क्या है, इन सब बातों से हवा बनती है, इन सब बातों से माहौल बनता है, डिस्कोर्स बनता है। जो काकरोच जनता पार्टी ने किया या जो जैन जी ने किया, उसने इनके अभी तक 12 साल के बनाए हुए माहौल को, 12 साल के बनाए हुए डिस्कोर्स को, वो एक ही बार में उनको जो है ना नीचे कर दिया। जिनके जो पताकाएं इनकी जम के उड़ रही थी हवाओं में, मतलब जो है वो सारी पताकाएं स्थिर हो गई, वो नीचे हो गई। आप सोचिए कि इनका डिस्कोर्स कितना पोला था। एक महीने में 12 साल की पूरी सफलताएं इनकी जो है वो मिट्टी में मिल गई। जो कहा जा रहा था कि वामपंथी डिस्कोर्स तो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, आप जो सेंट्रिस्ट डिस्कोर्स भी नहीं रहा, अब तो विशुद्ध दक्षिणपंथी डिस्कोर्स है। अब आजकल कोई इस तरह की बात कर रहा है। और सबसे ज्यादा मैं इस बात को बार बार कहता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों बार बार कहता हूं, हमारे मित्र लोग भी उस बात को सुन के रह जाते हैं, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। इतनी बड़ी घटना हुई जंतर मंतर के ऊपर, आप देखिए इनके जो बड़े बड़े लोग थे, जो हर बात बात में बोलते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये लोग इस घटना के ऊपर तकरीबन चुप रहे। इनके जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री थे, ये लोग चुप रहे,
एक दो लोगों को छोड़कर कोई खास बोला नहीं। खुद मोदी जिस तरह 11 बजे रात को मान ली रील बनाते हैं, तो वो भी कोई मोदी ऐसी बोलने वाली बात नहीं है। अमित शाह भी कुछ खास बोल नहीं रहे, कहीं से नहीं बोले। ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसने इन लोगों की, अगर हल्की भाषा में कहें तो, बोलती बंद कर दी। इनकी बोल ही नहीं रहे हैं भाई, कमाल है। इतना ज्यादा बोलने वाली पार्टी कौन बोल रहा है इसमें? कोई नहीं बोल रहा है। कुछ जरूर बहुत भीतर से एक धक्का लगा है इन लोगों को, और वो धक्का ऐसा है कि जो जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं उस धक्के से। मैं अपनी विफलता जो है अपनी मंजूर करता हूं कि मैं इस धक्के को पूरी तरीके से उसका रेखा चित्र नहीं पेश कर पा रहा हूं, उस धक्के का जो उनको लगा है। नहीं, मुझे सर जो लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने सर, आपको याद हो, कई बार कहा है कि ये अडानी जैसे सिर्फ अडानी नहीं है, वो एक पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बीजेपी का। इस समय से सारा फोकस जैसे मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अडानी को बचाओ कैसे भी करके, चाहे यूपीआई पे चार्ज लगाओ, चाहे कुछ भी करो, वो अमेरिका में अडानी को आपको छुड़ाना ही छुड़ाना है। फोकस वहां भी कैसे भी कर करके ऐसा कुछ मत होने दो कि किसी की जेल जाने की बारी है, या पैसे से कमजोर हो जाए, या कहीं पकड़ो। चुपचाप बैठो, भी जो भी डैमेज हुआ उसको कैसे भी करके रिपेयर करो, और यू होल्ड द फोर्ट, कैसे भी करके आप वहां पर टिके रहिए अभी फिलहाल। इसमें आपको कुछ दम लगता है सर? मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस केवल किसी एक व्यक्ति को बचाने तक सीमित नहीं है, वो उसका एक अंग हो सकता है। इस वक्त देश में जो राजनीतिक गर्मी है, उस तरह की गर्मी किसान आंदोलन के दौरान भी नहीं थी। किसान आंदोलन के दौरान बहुत गर्मी थी। मैं दिल्ली में सब सीमाओं पर जगह जगह गया था, अजीत अंजुम के साथ गया था, अरुण पांडे थे हमारे साथ जिनका देहांत हो गया। जी हाँ, आप भी गए होंगे। हाँ, तो वो हम लोग गए थे उसमें और बोले थे, लिखते रहते थे। मैंने तो पूरा किसान आंदोलन का एक तरह से एकेडमिक तौर पे इतिहास भी लिखा था, वो प्रकाशित भी हुआ। तो इस वक्त जो राजनीतिक गर्मी है, उस राजनीतिक गर्मी की तुलना हम उससे नहीं कर सकते। इस प्रकार की राजनीतिक गर्मी कभी राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान खुद इन दक्षिणपंथियों ने प्रस्तुत की थी। ये गर्मी इन लोगों ने पैदा की थी गर्मी। तो इस राजनीतिक गर्मी को ये लोग किसी ना किसी तरीके से ठंडा करना चाहते हैं। ये इनको डर ये है कि कुछ ऐसा घटित ना हो जाए जिससे एक वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक झटके से हमारे हाथ निकल जाए। वो भी महसूस कर रहे हैं कि इनके खिलाफ 12 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका ये ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। हम भी इसको इस दृष्टि से देख रहे हैं, कम से कम मैं तो देख ही रहा हूं, मैं यकीन है आप भी देख रहे होंगे कि इसमें वो ट्रिगर पॉइंट निहित है। अगर ये ट्रिगर ठीक से दब गया, और बीजेपी नहीं चाहती है कि ट्रिगर ठीक से दबे, ट्रिगर पॉइंट मौजूद है। अगर ये ट्रिगर दब गया तो ये ट्रिगर जो है 2029 तक जाएगा, और 2027 में यानी अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा को बहुत बड़ा घाव देगा। ये ट्रिगर बहुत बड़ा घाव देगा। आप देखिए, योगी जी भी जो कर रहे हैं वहां पे, उसमें भी एक तरह की मुरझाहट है, मुरझाए हुए हैं बिल्कुल एकदम। वहां भी देखिए, जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो योगी जी की उड़ैया ले रही हैं। वहां उसकी पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जो है इन लोगों के ग्रिप में हो पूरी तरीके से, या उसमें कोई बड़ी एकता हो, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। एक तरह से जेनजी वाले आंदोलन ने बहुत सारी चीजों को वैसा नहीं रहने दिया है जैसी कि भाजपा उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी। और इस धक्के में, धक्का जो खाया है भाजपा ने, भाजपा को खुद भी लगा है कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं। इसलिए उनके अंदर एक तरह की सख्ते में है, चुप हैं। और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि भाई संसद में आके बोलते क्यों नहीं। जी, मैं सर एक और सवाल कर लूं। जैसे एक और ट्रिगर पॉइंट सर वेट कर रहा है, वो है E20 का। वो बात नहीं होती उस पर उतनी, लेकिन सर ये मुद्दा बड़ा है, और मैंने जो देखा ग्राउंड पे, बात उसके ऊपर हो रही है। देखिए, ये सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जिस वक्त जंतर मंतर पर मामला चल रहा था, उस वक्त E20 भी चल रहा था।
उस वक्त गडकरी भी चल रहा था, उस वक्त सब चीजें चल रही थी। भाई गडकरी ने जो मुकदमा दायर किया उसमें यही तो है कि भाई मुकदमे की मुख्य बात यह है कि हमारा एथेनॉल 20 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मंत्रिमंडल का फैसला था, नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये हमारा मंत्रिमंडल भी नहीं है उनका। एक चैनल की महिला इंटरव्यू करने वाली ने, आप जानते हैं उनका नाम, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा, ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में, जिसे उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं, गडकरी को पधील दिया, बाकायदा पधील दिया गडकरी को, ठोक दिया। गडकरी ये तक कहा मैं डिफेमेशन का मुकदमा दायर कर दूंगा उसमें। तो ये जो घटनाएं लगातार हुई हैं, ये घटनाएं मामूली घटनाएं नहीं है। राज्यसभा के सभापति द्वारा, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खासुल खास हैं, उनके द्वारा ये कहना संसदीय राज्य मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, जाइए गृह मंत्री से कहिए, विपक्ष की भावनाओं से उन्हें अवगत कराइए। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो बताती हैं कि राजनीति जंतर मंतर पे हुई घटनाओं के कारण बदल गई है। राजनीति अयोध्या में जो भांडा फूटा है उसके कारण बदल गई है। ये दो घटनाएं जो हैं, इन दो घटनाएं धीरे धीरे पुरानी होती जाएंगी, दिन गुजरते जाएंगे, लेकिन इनके प्रेत जो हैं वो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। जी सर, जैसे राहुल गांधी ने सर एक छोटा वीडियो बनाया इसी E20 के मुद्दे पे, गाड़ी के पास खड़े कर, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब आप कोई इस टाइप का आंदोलन करते हैं या मुद्दे उठाते हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, लिस्ट लगानी होती है कि पहले किस पे करें। तो अभी फिलहाल छात्रों पे है, अगली बार शायद E20 पे होगा, और भी तमाम से बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे जो है वो लाइन लगी हुई है मुद्दों की। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने खड़ा हुआ है और फिलहाल जो हम लोग सब देख पा रहे हैं कि विपक्ष का पलड़ा भारी है, राहुल गांधी छाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह चुपचाप दुबक के किसी तरीके से बैठे हुए हैं। तो हम लोग को सर इस पर नजर रखनी होगी कि ये कुछ ऐसा लाते हैं प्लान। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए ये जो हुआ है इससे हम लोग बहुत सख्ते में हैं, हम भी थोड़े चकित हैं। ऐसा नहीं है कि हम चकित नहीं है, क्योंकि हमें पहले से इम्कान अंदाजा नहीं था कि ऐसी एक घटना होगी जिससे मतलब पल भर में जो है वो हवा बदल जाएगी। इतना तो हम कह ही सकते हैं कि हवा बदल गई है, और हवा बदली केवल इसलिए नहीं बदली है कि थोड़े दिनों बाद फिर दुरुस्त हो जाएगी, सत्ता पक्ष की तरफ बयार बहने लगेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी साख के आधार पर ये वापसी कर सकें। इनके पास वापसी करने के लिए कुछ है नहीं। जी बिल्कुल। और एनीवेज अब तो 12 साल 13 साल होने जा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी डे बाय डे बढ़ी रही है, और अगर आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप इससे बाउंस बैक कर पाएंगे, इसकी संभावना कम है। ये तो किताबी थ्योरेटिकली कहा जा सकता है, लेकिन ये बात सच है कि जेनजी आंदोलन का उम्मीद किसी को नहीं थी। ये लेकिन प्रकृति है, ये लोकतंत्र है, यहाँ ऐसे ही चीजें होती हैं। लोग अपना जो भी डिसकंटेंट है वो ऐसे सड़क पर निकालते हैं, और इसकी उम्मीद शायद नहीं थी कि ये शायद ये देखना पड़ेगा कि गृहमंत्री को पार्लियामेंट के में आने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। बाबा नागार्जुन ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति इस पे कही है। बाबा नागार्जुन ने, हालांकि कही तो उन्होंने 1968 में थी, बड़ी अच्छी पंक्ति कही है। वो है, जले ठूंठ पर बैठकर गई कोयलिया कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। बिल्कुल। तो शायद इस समय वही स्थिति है, इतिहास दोहरा रहा है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।